18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे दौसा की, जहां किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में पानी के लिए मटका फोड़ आंदोलन हुआ। साथ ही बात करेंगे आरएसएस की, जिस पर वार पलटवार का दौर जारी है। और फिर दिखाएंगे आपको कहां मासूमों की मौत पर मातम पसरा हुआ है। साथ ही बात होगी लापरवाही की। इसके साथ ही बताएंगे आपको कहां कहां मंदिरों में सुंदरकांड हुआ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों के खिलाफ, तस्करी के खिलाफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 14 पिस्टल और 43 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के हत्थे 2 आरोपी भी चढ़ चुके हैं। एक बाल आबकारी को भी संरक्षण में लिया गया है। तो पुलिस और भी बड़े खुलासे कर सकती है। जोधपुर से ये बड़ी खबर बता दें आपको, अहम जानकारी। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ सीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको जानकारी दे दें, 14 पिस्टल और 43 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बाल आबकारी को भी डिटेन किया गया है। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो गोरख धंधा यहां पर चल रहा था अवैध हथियारों का, जिसके खिलाफ सीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। और यहां पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी चंद्रशेखर व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, बड़ी कामयाबी मिली है सीएसटी टीम को और बताया जा रहा है कि पुलिस और भी बड़े खुलासे कर सकती है मामले पर। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर और कैसे मिली है सफलता? देखिए, बात करें तो लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस समय समय कार्रवाई कर रहा है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं, जिसमें 14 रिवॉल्वर और 43 जो है जिंदा कारतूस इन्होंने बरामद किए हैं। 2 प्रतापगढ़ निवासी आरोपियों को इन्होंने हिरासत में लिया है। इसके अलावा एक बाल आबकारी को संरक्षण में लिया है। थोड़ी देर में जो है पुलिस इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। किस तरह से जोधपुर में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार अवैध हथियारों के मामले सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से सप्लाई होती है और क्या इसकी चैन है, इसको लेकर जो है पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। जी चंद्रशेखर, जैसे कि 14 पिस्टल और 43 जिंदा कारतूस मिले हैं, कहीं ना कहीं बड़े गैंग से इसका तार जुड़ा हो सकता है, उसे लेकर भी खुलासे कर सकती है पुलिस। जी, निश्चित तौर पर अगर ये लोग जो अगर अवैध हथियारों की पहचान करता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जितनी भी गैंग्स ने आज तक इनसे जितने भी रिवॉल्वर खरीदे हैं, जितने हथियार खरीदे हैं, उनको लेकर भी कई ऐसे सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं, उनका खुलासा किया जा सकता है। अगर एक मोटा मोटी अनुमान माने तो बड़ी संख्या में जोधपुर शहर में। ठीक है चंद्रशेखर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पानी की समस्या के लिए मटका फोड़ आंदोलन किया गया है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक पर लोग पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 1 पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी की समस्या को लेकर लोग उग्र हो गए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, वाटर ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है यहां पर। और इसे लेकर कलेक्ट्रेट में वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है। जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर के साथ वार्ता की जाएगी। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर से भी बातचीत की जाएगी। पानी की दौसा को आवश्यकता मिल 4 MLD रहा है और अभी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब, चीफ इंजीनियर और प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी के साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा और पूरी विस्तृत चर्चा होगी। और उस चर्चा के बाद क्या वो कहते हैं, सरकार का आश्वासन मिलता है, उसके बाद आपको बताएंगे। दौसा में पानी की भी जो गंभीर समस्या है वो सब जनता जानती है, पूरी मीडिया जानती है। सोशल मीडिया पे चलाया, प्रिंट मीडिया पे चलाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाया और इसके बाद भी सरकार और प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही है। जब प्यासी मर जाएगी और तड़प तड़प के मर जाएगी, तब उनका ध्यान आकर्षित होगा। आज ये मटके फोड़ करके ये प्रयास किया गया है कि इसकी आवाज शायद सरकार को सुनाई दे और दौसा की जनता जो प्यासी मर रही है उस समस्या का समाधान हो। इसके लिए ये इतना जन सैलाब उमड़ा है।
पानी की समस्या को मांग को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में जो महिलाएं थी वो रेलवे ट्रैक पर आई हुई हैं और रेलवे ट्रैक पर ये कोशिश की जा रही है रेलवे ट्रैक को जाम करने की, और काफ़ी सारी महिलाएं रेलवे ट्रैक पर आई हुई हैं और ये मांग कर रही हैं कि दौसा में वाटर ट्रेन उपलब्ध कराई जाए, और इसी मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन जारी है। पहले ये कलेक्ट्रेट तक रैली जानी थी, लेकिन ये रैली का रूट ऐन वक्त पर बदला है और ये ट्रैक पर महिलाएं और किरोड़ी लाल मीणा हालांकि ट्रैक पर नहीं आए, लेकिन महिलाएं जरूर ट्रैक पर आ गई हैं। पुलिस के अधिकारी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इन महिलाओं को वापस भेजा जाए। ऐसे में यहाँ पर लगातार जो पानी की समस्या को लेकर जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है और लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पानी की समस्या के लिए मटका फोड़ आंदोलन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है और इसके बाद वार्ता का दौर जारी हो चुका है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में वार्ता की जा रही है। वार्ता में प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद हैं। वार्ता में डीएम और जलदाय विभाग के अफसर भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि दौसा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, वार्ता का दौर शुरू हो चुका है, किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये वार्ता चल रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर? कलेक्ट्रेट सभागार में काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में ये वार्ता चल रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट सभागार में आया हुआ है, जो प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कलेक्टर कमर चौधरी सहित जलदाय विभाग के आला अधिकारी इस वार्ता में मौजूद हैं और सांसद व शहरवासियों के द्वारा जो समस्याएं अवगत कराई जा रही हैं और जलदाय विभाग के अधिकारी भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि किस कारणों से समय पर जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि जलदाय विभाग द्वारा दौसा में 6 से 8 दिनों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जिससे दौसा शहर की जो जनता है वो त्राही कर रही है। और ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो बीसलपुर से पानी की सप्लाई हो रही है और जो लोकल सोर्सेज के माध्यम से जो पानी उपलब्ध होता है उसको और जो डिमांड है उसमें काफी अंतर है, इसलिए थोड़ा गैप आ रहा है। उसको गैप को खत्म करने के तरीके बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार वो प्रयास कर रहे हैं, किस तरह नलकूप खोद रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर बात चल रही है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मीटिंग में ये भी चली है, जो ERCP जो पूरे एक पॉलिटिक्स भी हो रही है उसके ऊपर, तो सांसद जो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उनकी गारंटी है कि वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा देंगे, लेकिन उसमें कुछ जो प्रस्ताव में जो कमियां हैं, कुछ कमियां उन्होंने बताई हैं। जो विश्वेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनसे कहा गया है कि एक बार मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की मीटिंग हो और उस मीटिंग में सारी कमियों को रखा जाए ताकि प्रस्ताव सही बने और उसके बाद में इस योजना को ERCP को लागू राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराई जाए ताकि 13 जिलों को फायदा हो सके। जी ठीक है आशीष, तो वार्ता की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि वार्ता में समाधान निकल सके जो समस्या है उसका, लेकिन आशीष अगर इस वार्ता में समाधान नहीं निकल पाता है, बात नहीं बन पाती है, तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी किरोड़ी लाल मीणा की, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, जो वार्ता चल रही है वो काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रही है। ऐसे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ आश्वासन जरूर मिलेगा, लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज संभवतः सांसद किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिन का टाइम देंगे, 7 दिन या 15 दिन का टाइम दे सकते हैं, और उसके बाद में यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक बार फिर इसी तरह का आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो इस वार्ता के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को एक टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल आशीष, आंदोलन चल रहा है और रेलवे ट्रैक पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो गए हैं। तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर भरतपुर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की उचित सप्लाई नहीं होने से लोगों को पेयजल के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय सुबह से ही पानी लाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। जब लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं। सुबह उठते हैं जल्दी, पानी का नाम है कुछ नहीं है, 2-2 घंटे इंतजार करते, कोई नल नहीं आता। सुबह हम बिना नहाए धोए स्कूल जाते हैं, बिना पानी पिए प्यासे रहता है पूरे दिन। हमें 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने। यहाँ पे एक टंकी है, उसका भी कनेक्शन हमारे घरों तक नहीं है। हम पानी से
बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहे। सुबह हमें फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम सुबह बॉटल भी नहीं ले जाता अपने घर, हमारे स्कूल में जब हम स्कूल जाते हम अपनी बॉटल नहीं लाते, हमें स्कूल में ही पानी भरना पड़ता है अपनी बॉटल में, और हम अच्छे से नहा धो भी नहीं पाते। बड़ी पानी की है, पीने के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए तबाह हो रहे हैं। टैंकर आते हैं, जब बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है वो भी पानी सही नहीं होता है, इसलिए परेशानी है। टंकी पास में है फिर भी पानी नहीं है, सरकारी टंकी है और फिर भी पानी नहीं आ रहा है। पानी की वजह से मॉर्निंग सेशन में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कभी 4 बजे थोड़ा सा आएगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। वेट करते रहो 4 बजे उठ करके कि पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं आता है। और अब बात श्री गंगानगर की। जीवनदायिनी गंग कैनाल नहर प्रणाली में नहरबंदी के दौरान हो रही साफ सफाई सिर्फ खानापूर्ति साबित हो रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल ने साफ सफाई के काम का निरीक्षण किया, जिसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को 2 करोड़ की राशि सफाई कार्य के लिए जारी की है, लेकिन सफाई का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने तब तक तो सफाई के टेंडर ही नहीं किए थे, आनन फानन में पंजाब के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। सांसद सहित अन्य बीजेपी नेताओं से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। पता होगा नरमे की बिजाई प्रभावित हुई थी, जब तक ये धान की बुआई करेंगे पंजाब में तब तक ये पानी देने वाले नहीं है। तो इसलिए चाहे वो IGNP हो चाहे गंग कैनाल हो, हमारा कॉटन बेल्ट भी ये मशहूर था और इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ा। इस बार भी आपने देखा है कि गेहूं का जो पैदावार है वो तकरीबन 25% तक पैदावार कम हुई है, और इसका प्रभाव पूरे जिले पे, दोनों जिलों पर पड़ेगा। और ये आज सरकार और सरकार नाम की राजस्थान की कोई चीज़ नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, कोई यहाँ आज तक राजस्थान को 3.5 साल में ये पता नहीं चला कि सिंचाई मंत्री नहीं है। नहरों की प्रॉपर सफाई हो और किसानों को प्रॉपर मात्रा में पानी मिले, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या केवल निरीक्षण ही पर्याप्त है? निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, हम कलेक्टर के मार्फत CM को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं और उनको चेताएंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो गंगानगर बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। गंगानगर की जीवनदायिनी नहर गंग नहर है और इस गंग नहर को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। डीसिल्टिंग का काम होता तो हम प्रॉपर मात्रा में पानी ले पाते, पानी लेते तो हम बिजाई कर पाते। आज हम नरमे की बिजाई हमारी बुरी तरह प्रभावित होगी, बाग बुरी तरह प्रभावित होंगे, इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, गंग कैनाल में जो साफ सफाई का कार्य चल रहा है ना के बराबर है, या यूँ कहें कि इसको केवल कोरी फॉर्मेलिटी की जा रही है, जिसका आगे आने वाले समय में यहाँ के अन्नदाताओं पर यानी किसानों पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा सांसद निहाल चंद मेघवाल के साथ अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि गंग कैनाल की प्रॉपर तरीके से सफाई हो। अब ये देखने वाली बात होती है कि किस तरह से भाजपा सांसद और अन्य कार्यकर्ता इस गंग कैनाल की कितनी सफाई करवा पाते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब बात है चोरों के ठाठ की। ये चोर चोरी करने बुलेरो में आते हैं और बल्ब और CCTV चोरी कर ले जाते हैं। मामला जोधपुर के कुड़ी इलाके का है, जहां चोर बड़े ठाठ से बुलेरो में आए और पंचायत भवन के आगे गाड़ी खड़ी की और एक चोर लग्जरी गाड़ी से निकलकर पंचायत भवन के दरवाजे को फांदकर अंदर आ गया और वहां लगा CCTV कैमरा तोड़ लिया। इसके बाद पंचायत भवन की दूसरी छोर पर लगे CCTV कैमरे और लाइट चुराकर फिर लग्जरी गाड़ी में बैठकर निकल गया। ग्राम विकास अधिकारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कुड़ी भगत सनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल कुड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। 25 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी चोरी की गई है। इसके साथ ही 1.5 लाख नकदी पर भी हाथ साफ कर लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उधर उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 120 बोरे गुटखा के बरामद किए गए। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उदयपुर की ओर से जा रहे एक टाटा ट्रक चालक पुलिस को देखकर ट्रक को भगाने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली तो ट्रक से भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं जब ड्राइवर से कागजात मांगे गए तो चालक के पास महज 3,84,000 रुपए का ई-वे बिल मिला। ये गुटखा अहमदाबाद से
सुमेरपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एमवी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरा का पूरा मामला जीएसटी चोरी का है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और वल्लभ नगर के रहने वाले महेंद्र अरोड़ा को गिरफ्तार किया। महेंद्र शहर की मशहूर बेकरी का मालिक है और हादसे के समय वो ही कार ड्राइव कर रहा था। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि गुरुवार को कोटा में एक बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया था, जिसमें दिनेश बागरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी वीनूबाई और बेटा राकेश घायल हो गया था। इसके सामने रोड की दूसरी तरफ रहते हैं, केस होते हैं। बीती रात जो कार की बात आ रही है, कार वाले तेज गति रहा होगा या कोई कारण रहा सूरत ऐसा हमारे को बताया गया। सामने इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी भी बहुत जहरीला इलाज बढ़ती है, उसका बच्चा। और जोधपुर से थानाधिकारी पर फायरिंग की खबर आ रही है। दरअसल एसएचओ दीप सिंह भाटी को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुनील बिश्नोई और रामनिवास बिश्नोई खारा गांव में हथियार बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद एसएचओ भाटी ने नाकेबंदी कर बदमाशों की गाड़ी आने पर रुकने का इशारा किया। तभी बदमाश अपनी गाड़ी से भाग निकले। एसएचओ के पीछा करने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। इस दौरान एसएचओ भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक मुलजिम सुनील बिश्नोई भी घायल हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर सुनील बिश्नोई और रामनिवास बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से 3 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है। और अब बात कोटा की, जहां घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने धीरज उर्फ बिजली और अमन सिंह उर्फ बच्चा को पकड़ा है। दरअसल आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात एक घर में घुसकर एक परिवार पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। हमले में एक युवक राकेश की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। पुलिस के पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के दिन मृतक राकेश और लक्की फेफड़ा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लक्की फेफड़ा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने से राकेश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 8-10 लोग आते ही जैसे चाकू तलवार सरिया पाइप ये लेकर आए। लाने के बाद में है जैसे मेरा बच्चा है छोटे भाई का और आयर उन्होंने किवाड़ तोड़ने के बाद में अंदर घुसने के बाद में जो इन्होंने चाकू से वार करा, किसी ने तलवार से वार करा, किसी ने सरिया से, किसी ने लठ से वार करा। इसके साथ साथ मेरे बच्चे के भी तलवार की लगी। और 4-5 आदमी इन्होंने नामजद दिए हैं। 4-5 हमने बताने का 8-10 आदमी ने हमला किया है घर पे जाके। उसके 2 साइड में, लेफ्ट साइड में 2 चाकू लगे पेट में, उसकी वजह से डेथ हुई। तो क्या हमला करने वाली शराब के काम करते थे क्या? हमला करने वाली शराब का काम करते थे क्या? नहीं, काम तो अलग अलग करते सभी को शराब करते। और रुक करेंगे अगली खबर का। अजमेर के गंज थाना इलाके के भोजनशाला के पास बीती रात एक गैस चूल्हे के गोदाम में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की और साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना भी दी। इसी बीच गोदाम मालिक पर मौके पर पहुंचे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बता दें कि गोदाम में रखे गत्ते और कार्टन ने तेजी से आग पकड़ी और फैलती गई। वहीं आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गैस भट्टी और चूल्हे, गैस स्टोव्स वगैरह है, एलपीजी स्टोव्स वगैरह जो गत्ते की पैकिंग में आते हैं, उन गत्तों में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब ये सुबह होने पे मालूम चलेगा किस वजह से हुआ है। अभी फिलहाल ये अभी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। हम दुकान मंगल करके 8:30 बजे चले गए थे
9 बजे हमारे पड़ोसी हैं जिनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भैया आग लगी हुई है। तो मैं भागता हुआ आया, फिर वो खोल के दरवाज़ा खोल के, जब तक मेरे पास में गैस बुझाने के सिलेंडर्स थे उससे काम किया, जब तक अग्निशमन वाहन आ गया था तो उन्होंने अपना काम किया और तरीके से अभी मेरे ख्याल में पूरी बुझ चुकी है। फिर भी थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, क्योंकि गत्ते हैं, कार्टून्स है, तो कार्टून में रह के शायद आग लग रही है। थाने पर पब्लिक द्वारा सूचना मिली थी कि भोजनशाला सेठ भागचंद जी कोठी है, गैस गोदाम में आग लगी हुई है अज्ञात कारणों से, जहां पर मौके पर स्थानीय लोग हैं और गैस गोदाम के मालिक है। नहीं है, वो चूल्हे और भट्टी का है। आपसे बात कर लेंगे। जो गैस चूल्हे का काम होता है उसके मालिक हैं मौके पर रोहित जैन जी, जो पालविचरा के निवासी हैं और 8-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दुकान और गोदाम दोनों ही हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना पाया गया और अग्निशमन की गाड़ी है मौके पर, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दुष्कर्मी को 20 साल की सजा मिली है। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सजा दी गई है। अभियुक्त श्याम सुंदर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास की सजा अभियुक्त को सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2018 में पीलीबंगा थाने में आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ी खबर का बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग देखने को मिला है। सीएम के आरएसएस वाले बयान पर पलटवार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, आपकी 3 पीढ़ियां यही कहते कहते थक गईं। कटारिया की ओर से ये बयान सामने आए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हल्की भाषा के प्रयोग से ही कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। तो आपको बता दें, सीएम ने आरएसएस के राजनीतिक पार्टी बनाने पर बयान दिया था। भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा आरएसएस के बयान पर पलटवार किया गया है। वर्षों से अपने मन की पीड़ा को शब्दों में वर्णन करने की प्रयास की। उन्होंने कहा संघ को सीधा ही राजनीति में आ जाना चाहिए। संघ आपकी और मेरी पैदाइश के पहले पैदा हुआ। उस समय न तो राज करने की कल्पना थी, न राज के बारे में सोचा था, पर देश को बनाने की दृष्टि से व्यक्ति निर्माण के काम में संघ लगा। और आपकी 3 पीढ़ियां जो आप भाषा बोले, यही भाषा बोलते बोलते थक गए, लेकिन संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसका कारण है कि संघ राष्ट्र के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। पर संघ का कार्यकर्ता देश के विभिन्न कामों में भाग लेने के मनाही नहीं है। मैं भी कभी संघ का कार्यकर्ता था, हूं, और आज अगर राजनीति में काम करता हूं तो इस कारण से नहीं करता हूं कि संघ राजनीति करती है। पहले तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा पढ़ लिख करके ठीक कर लो और इस प्रकार की भाषा बोल करके अपने पार्टी का अंत मत करो। जो अच्छी भली पार्टी थी आज कोने में घुस गई है और अब तुम्हारे मन की पीड़ा के और राज की जो भभेटे आ रहे हैं ना, उसके कारण से इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मैं सोचता हूं आप अपनी भाषा को सुधारो। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि हम देश ने, तुमने देश को तोड़ा, बांटा, जातियों में बांटा, धर्मों में बांट करके देश को भारत में पहुंचा दिया। अगर पहले दिन सही कदम पड़ते और पटेल की सोच के अनुसार देश चलता तो आज हिंदुस्तान कई गुना दुनिया में सबसे आगे होता। उसका दुख तो तुम्हें है नहीं। अपने काम की असफलता को और अपने आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टी जो टूट के भाग रही है और लोग इधर से भाग रहे हैं, उस पीड़ा को तुम इन शब्दों में प्रकट करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार के संघ पर आरोप लगाना। घटना को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने कहा है कि हाल ही में घटना से जुड़े दस्तावेजों से ये बात साबित हो गई है कि बाहरी ताकतें देश का माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा, किसी धर्म विशेष की आबादी बढ़नी चिंता का विषय नहीं है, कट्टरपंथ बढ़ना चिंता की बात है।
रामनवमी पर जो घटना घटी वो दुखद घटना है, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली घटना है। इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है, चाहे पीएफआई लिखे, चाहे सीएफआई लिखे, चाहे सिम्मी लिखे, क्योंकि करौली उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है। कि मैं जब कहता हूं कि संजोग ये होता है कि झगड़े हो गए, ये संजोग हुआ किसी कारण से। और अब खबर हनुमानगढ़ से। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले राज्य सरकार में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने भी अपना पक्ष रखा है। इस मामले में डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस नहर को बनाने का खाका इसीलिए तैयार किया था क्योंकि ये नहर राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने में सक्षम होती। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में पेयजल की हालत खराब है, ऐसे में इस नहर का बनना बहुत जरूरी है। हर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो ये जरूरी नहीं। राज्य सरकार को अपने स्तर पर इस नहर के निर्माण का काम शुरू करना चाहिए। दरअसल सीएम ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस नहर को बनाने की घोषणा की थी। सीएम के आरोप को डॉक्टर रामप्रताप ने सिरे से नकार दिया है। इधर पश्चिमी राजस्थान में तो आपके राजस्थान कैनाल आ गई, वो पार्ट रह गया। उस बड़े पार्ट को पीने का पानी भी देना और साथ में बचा हुआ पानी उससे सिंचाई करना। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये बना था, उसमें 13 जिलों को कवर करना था। आप झालावाड़ से चलो, झालावाड़ है, उसके बाद में 12 है। और कर लेते हैं अगली खबर का। बिहार की राजधानी पटना में कोटा के कोचिंग संस्थान मोशन एजुकेशन की ओर से ऐतिहासिक सेमिनार का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में आयोजित इस मोटिवेशनल सेमिनार में करीब 5,500 छात्रों ने हिस्सा लिया। एनवी सर के नाम से मशहूर मोशन एजुकेशन के सीईओ नितिन विजय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पढ़ाना पसंद था, इसीलिए मैंने आईआईटी में पढ़कर भी शिक्षक की भूमिका स्वीकार की। उन्होंने कहा, मोशन एजुकेशन हमारे जोश और जज्बे की कहानी है। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2007 को सिर्फ एक कमरे की फिजिक्स क्लास से हुई थी। तब मेरे पास डिग्री के अलावा परिवार से मिले संस्कार, छात्रों की मदद का मिशन और निरंतर प्रयास का जज्बा था। सेमिनार में पहुंचे अभिभावकों से विजय ने कहा कि माता पिता को चाहिए कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, मुश्किल समय में अपने बच्चे का साथ दें। मोशन एजुकेशन की ओर से आयोजित इस मोटिवेशनल सेमिनार में जिसमें करीब 5,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में भाग लेने वाले स्थानीय जानकारों का कहना था कि पटना में अपनी तरह का ये पहला आयोजन था। उस पार्टी को हटा दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरे प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश देवस्थान विभाग ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया और 550 मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है। जयपुर के हवा महल के श्री रामचंद्र मंदिर में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत शामिल हुई। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और प्रदेश में जन सेवा के कामों के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया।
आज हनुमान जयंती है और हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। एक ओर जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं मंदिरों में विशेष तरीके से साज सज्जा की गई और हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए।